नमस्कार, मैं हूं सिकेन शेखर वाजपेयी। बियॉन्ड दी थर्ड डे के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और खास तौर पे जो लोग गोलतंत्र को आज पहली बार देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोलतंत्र में खास तौर पे मैं उन पहलुओं का जिक्र कर रहा हूं जो पहलू लोकतंत्र के बेहद करीब है। और लोकतंत्र का जिक्र इसलिए क्योंकि आपका लोकतंत्र में आपका होना या फिर आपकी भूमिका का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तब जब आप लोकतंत्र को वास्तविक स्थिति में देखने और समझने के लिए चक्कर काटते हैं। हालांकि नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आपसे यूं ही मुलाकात हो जाएगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि दूसरे एपिसोड के लिए मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिल पाया कि इंदौर के गलियों में जाऊं, यहां के लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को दरअसल अपने एपिसोड में जिक्र करूं। और मजबूरन इस वक्त आधी रात का वक्त और इस बीच मैं अपने गोलतंत्र के दूसरे एपिसोड के लिए तैयारी कर रहा हूं। लेकिन चलिए, इसी बहाने कुछ बातचीत करने का मौका मिला। और जिन मुद्दों को लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं, यह मुद्दा दरअसल कुछ महीनों से मेरे जहन में चल रही थी और मैं सोचा कि चलो कभी बातचीत कर लेंगे। हालांकि गोलतंत्र के पहले एपिसोड में मैंने सोचा था कि इन पहलुओं का मैं जिक्र करूं, लेकिन मोहन बाबा मुझे मिल गए और फिर मैं दरअसल इंदौर की स्थिति को आपके बीच पेश किया। देखिए, इंदौर को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो कई लोगों के जहन में इंदौर की तस्वीरें साफ अलग हो सकती है। मेरे जहन में भी अलग है। इंदौर की स्थिति हर कोई अपने अपने अंदाज से बताएगा। आप जब नेताओं से जाकर पूछेंगे तो लगेगा कि साहब इंदौर में हर चीज बेहतर है। प्रशासनिक अधिकारी से जाकर आप बातचीत करेंगे तो उन लोगों को लगेगा जैसे कि इंदौर सबसे बेहतर है। लेकिन नहीं साहब, आप दरअसल इंदौर की स्थिति अगर जानना है तो उन लोगों से जाकर पूछिए जो न्याय के लिए दर दर भटकते हैं। उन लोगों से जाकर पूछिए जिन लोगों को प्रशासन की दरअसल जरूरत है। उन लोगों से जाकर पूछिए जो लोग इस वक्त प्रशासन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि प्रशासन उनकी आवाज सुने। तब जाकर समझ में आएगा कि दरअसल इंदौर की स्थिति है क्या। इन सारे पन्नों को अगर एक तरफ रख दे और नेताओं के करीब अगर आप जाएंगे तो लगेगा दरअसल कि जिस लोकतंत्र के स्तंभ में नेताओं की भूमिका देश को विकास करने के संदर्भ में नजर आती है, योजनाओं को बनाने के संदर्भ में नजर आती है, तो कहीं आम जनता को राहत तो मिल रही है ना। और अगर कहीं नहीं मिल रही है तो फिर इंदौर की जमीन पर उन नेताओं की स्थिति क्या है। और इस सिलसिला में जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं इस शहर में तो स्थिति दरअसल इसके विपरीत नजर आती है। मतलब आपको एक टकराव नजर आएगा। इंदौर में नेताओं और जनता के बीच एक टकराव है, इस बात को आप मान लीजिए। इस टकराव को बनाने की कोशिश अगर कोई नेता कर रहा है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रशासन भी उस नेता के साथ है और जो जनता है वो इस वक्त इसके ठीक सामने है, तड़प रहा है, तरस रहा है न्याय के लिए। हालांकि इंदौर का शब्द आज इसलिए क्योंकि इस वक्त मैं इंदौर में हूं, लेकिन नहीं, इंदौर मुद्दा नहीं है, इस पे हम बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल गोलतंत्र में तो साहब लोकतंत्र की हर तस्वीर को लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। और इस अहम कड़ी में आज कुछ ऐसे तस्वीर का मैं जिक्र करूंगा जिस तस्वीर के जरिए या जिन तथ्यों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति कहीं गोलतंत्र के करीब तो नहीं है। और गोलतंत्र के अगर करीब है तो आखिर इन शब्दों का जिक्र, इन पहलुओं का जिक्र आखिर कौन कर रहा है। क्या इस देश में इस बात को हम मान ले कि स्थिति बहुत बेहतर है? और अगर इस स्थिति को अगर मैं सवाल में ले चलूं, आप जरा जाइए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि देश की स्थिति क्या है। कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात को मान लिया कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सारे स्थिति के बीच आखिर कौन सी वो टकराव है जिस टकराव को दिन रात एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश को समझूं या समझाऊं उसके पहले आप इस बात को मान लीजिए कि जिस लोकतंत्र में लोगों का जिक्र होता है, जनता का जिक्र होता है, आपका और हमारा जिक्र होता है, जिस पब्लिक का जिक्र होता है, क्या वो पब्लिक है जो सब जानती है? तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि नहीं साहब, जिस लोकतंत्र में
जिस पब्लिक का जिक्र होता है वो पब्लिक बहुत कुछ नहीं जानती है, और ऐसी स्थिति में आपको असल मायने में लोकतंत्र को समझने की जरूरत होती है। देखिए, इसके पहले आप लोकतंत्र को जिस रूप में परिभाषित कीजिए, जैसे शख्सियत आपके करीब नजर आएंगे वैसी परिभाषा आपके पास, आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन क्या वो असल, वाकई मतलब वो असल लोकतंत्र की परिभाषा उसी रूप में समझने की जरूरत इस देश को दिखती है या नजर आती है? तो इसका सवाल का जवाब में हम चाहेंगे कि आप इस बात को भूल जाइए कि गांधी क्या सोचते थे, स्वामी क्या सोचते थे, भगत सिंह का तौर तरीका क्या था देश को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर जज्बा क्या था। और इन सारी स्थिति के बीच जब आप अंग्रेजों की स्थिति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन महापुरुषों को आप याद करके आज की स्थिति को जरा टटोलने की कोशिश कीजिए कि दरअसल स्थिति है क्या। क्या आज हम तंत्र से लोगों को लड़ते हुए देख रहे हैं? क्या आज की स्थिति इस रूप में आ गई है कि तंत्र ही वो जरिया है जिसके जरिए लोगों पर एक वर्चस्व बनाया जा सकता है? और इन शब्दों का मैं जिक्र कर रहा हूं तो थोड़ा सा अपने आप को चुनाव के करीब ले चलिए। चुनाव क्या वो जरिया है जिसके जरिए लोगों पर भी कब्जा किया जा सकता है और तंत्र पर भी कब्जा किया जा सकता है? और चुनाव अगर जरिया है तो फिर इसका गेम मेकर कौन है? कौन है वो शख्स जो इसको लीड कर रहा है? तो आपको नजर आएगा कि साहब आज की डेट में तो सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही वो जरिया है जिसके जरिए लोगों पर भी आप कब्जा कर सकते हैं और तंत्रों पर भी। जी, अब इसको मैं आपको दरअसल विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप कोशिश कीजिए कि दरअसल जिस चुनाव का जिक्र मैं कर रहा हूं और जिस राजनीतिक पार्टी का जिक्र कर रहा हूं, दरअसल वो संकेत इस लोकतंत्र के महापर्व में क्या दे रही है। जिन पार्टियों को आप पार्टियां कहते हैं, जिसका जमकर समर्थन करते हैं, वो कितनी मजबूत स्थिति में है, और क्या वो जिस मजबूत स्थिति में है तो जिस जनता को वोट के लिए जागरूक करती है, जिस जनता को वोट के लिए रैली तक खींच कर लाती है, वो पार्टियां की स्थिति इस वक्त चुनाव को लेकर क्या है? और चुनाव को लेकर क्या है, इस सवाल का मैं जवाब दूं इसके पहले आप ये मान लीजिए कि जब कभी भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां की जो बटुआ है, जी, राजनीतिक पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जाता है। जितना वीआईपी समय, जितना वीआईपी चुनाव, उतना बैंक बैलेंस मजबूत की स्थिति में। अब इस पहलू को मैं आपको समझाऊं उसके पहले मैं कुछ राज्यों का जिक्र कर दूं आपको। आप अगर दिल्ली में जाएंगे 2008 में चुनाव होता है, 2013 में चुनाव होता है, 2015 में चुनाव होता है, 2020 में चुनाव होता है। जी, 2020 में अगर चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टी के बटुओं में कितना रकम है, आप इस बात को समझ लीजिए। आप पहले ही इस बात को सोच लीजिए कि जिस वर्ष में, जिस राज्य में चुनाव होगा वहां की राजनीतिक पार्टियों का बटुआ भारी होगा, और भारी इतना होगा कि आप नहीं सोच सकते हैं कि उस बटुए में रकम कितना है। लेकिन उस रकम को आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं भारतीय जनता पार्टी से। नरेंद्र मोदी जी सामने हैं, हर किसी के जहन में इस वक्त इस पार्टी को छोड़कर कुछ है नहीं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण दे ही देता हूं। 2020 में लिए चलो या फिर 2008 में लिए चलो, 2008 की स्थिति से 2020 की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 2007 से 8 के बीच दिल्ली में चुनाव की तैयारियां हो रही होती है। भारतीय जनता पार्टी डोनेशन के जरिए तकरीबन 24 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। ठीक है, 24 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। 2008 में चुनाव है। 2008 से 9 के करीब तकरीबन आप समझ लीजिए 30 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बटुआ में रकम इकट्ठा होता है। लेकिन आप जब 2009 में जाएंगे तो आपके सामने लोकसभा चुनाव भी है। तो जो पार्टी दो चुनाव को टारगेट कर रही है, 2008 से 9 में 30 करोड़ रुपए, 2009 से 10 में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच
तकरीबन 87 करोड़ रुपए बटुए में रुपए जमा कर लेती है। इसके आगे बढ़ते हैं। 2013 में फिर से चुनाव है, 2014 में फिर से लोकसभा का चुनाव है। 2013 की स्थिति में 12 से 13 के जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो 12 से 13 पर जब आप नजर लिए जाएंगे तो तकरीबन, जी हां, 83 करोड़ रुपए का रकम जो है भारतीय जनता पार्टी के डोनेशन के रूप में सामने आती है। 83 करोड़ रुपए। आप अगर 2008 से 9 वाले समय में जाएंगे तो ये तकरीबन कुल मिला के 30 करोड़ रुपए। एक चुनाव पहले 30 करोड़ रुपए और अगले चुनाव में जो है वो रकम कुल मिलाकर हो जाता है 83 करोड़ रुपए। आगे बढ़ जाते हैं, 2014 में चलते हैं। जी, 2014 का जो आंकड़ा है वो और दिलचस्प है। 2012 से 13 83 करोड़ रुपए, 2013 से 14 इसी बीच चुनाव। दंग रह जाएंगे इस बात को जानकर कि भारतीय जनता पार्टी इस एक साल में 170 करोड़ रुपए डोनेशन में रकम जमा कर लेती है। आप जरा समझिए कितना दिलचस्प है ये आंकड़ा। और ये तो 14 का आंकड़ा है, 19 में आपको लिए चलता हूं। 19 में अगर आप जाएंगे तो 19 से पहले आप 17 से 18 का भी जिक्र कर सकते हैं, 18 से 19 का भी जिक्र कर सकते हैं और 19 से 20 का भी जिक्र कर सकते हैं। जी, मोटा मोटी 2 साल 2.5 साल का तो तैयारी होता ही है। और इस स्थिति में जब आप नजर लेकर जाएंगे तो 2019 से 20 जिस वर्ष चुनाव होता है उस बीच कुल मिलाकर 785 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी अपने डोनेशन वाले बटुए में रकम जमा करती है। अब आप समझिए, जिस पार्टी के सामने अगर 785 करोड़ रुपए जमा हो जाए चुनाव के लिए, पार्टियां के पास पैसा इसलिए नहीं होता है कि वो आपको नल का जल का स्कीम देगी, इसलिए होता है कि आपको कैसे प्रेरित करेगी कि साहब आप हमें वोट दो। चाहे उसके लिए वो पूरे टेलीविजन न्यूज चैनल को खरीद ले, चाहे उसके लिए सारे शोज को स्पॉन्सर कर दे, अपने प्रवक्ता को हर चैनल पे बिठा दे, या फिर गली गली सिम सिम हर घर वो खुद पहुंच जाए 5 स्टार कैंपेन लेके। इन सारी स्थिति के बीच आप समझिए कि जिस पार्टी के पास इतनी रकम हो तो फिर आप पर असर कितना डालेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 से 20 के बीच अगर 785 करोड़ रुपए अगर अपने डोनेशन में अगर इकट्ठा कर लेती है तो इसके सामने कांग्रेस की क्या स्थिति है। और कांग्रेस के करीब मैं आपको लिए चलूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी पर नजर डालिए, क्योंकि मैं दिल्ली चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। और दिल्ली चुनाव का जिक्र तब जब आम आदमी पार्टी तो साहब 2012 से 13 में पहला जो डोनेशन वाला अमाउंट था वो जमा करती है। और 2012 से 13 में जो पहला अमाउंट जमा होता है वो तकरीबन 73 लाख रुपए। जी हां, 73 लाख रुपए। चुनाव का समय भी बेहद करीब है, 2013, 12 से 13 में 73 लाख रुपए। जी, 13 से 14 में यही अमाउंट इसी टाइप का एक साल समय डोनेशन मिलता है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए। 9 करोड़ की रकम आखिर चुनाव वाले समय में आखिर वो क्या वजह है कि इतना ज्यादा हो जाता है। और सामने फिर से 14 का लोकसभा चुनाव है। केजरीवाल जी की जबरदस्त कोशिश, और कोशिश के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी के बटुए पे नजर डालें तो 2013 से 14 वाले समय में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए, और 13 से 14 वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी पर नजर डाले तो कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए। जी हां, और 14 से 15 पर नजर डाले तो 35 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के बटुए में यह रकम जमा हो जाता है। आप जरा समझिए कि आखिर हर पार्टी किस कोशिश में है। क्या इस बात को मानकर चला जाए कि जब कभी भी चुनाव आएगा तो पार्टियों के बटुए में पैसा जो है इस कदर भारी हो जाएगा कि हम और आप लोकतंत्र के महापर्व में गुमनाम रहेंगे, और पार्टियां जो है जमकर उस गुमनामी को और मजा देगी। अब स्थिति हमारे सामने है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो 3-4 पार्टियां आपके सामने।
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एक दो को और अगर ले ले तो आम आदमी पार्टी भी इस वक्त नजर आ रही है। अब इस स्थिति में हम क्या आपको डायरेक्ट लिए चले या फिर हम अरविंद केजरीवाल जी के 2020 वाले भी चुनाव पर नजर डाल ले, साथ ही 2015 वाले चुनाव पर भी नजर डाल ले? तो जी, तो इस स्थिति में आपको मैं बता दूं कि 2019 से 20 में तकरीबन 37 करोड़ रुपए जो है डोनेशन आम आदमी पार्टी को मिलता है। 18 से 19 वाले वर्ष में तकरीबन 14 करोड़ रुपए। और सबसे दिलचस्प ये कि जब 2015 में चुनाव हो रहा होता है तो उस बीच आम आदमी पार्टी जो है तकरीबन, जी हां, 6 करोड़ रुपए अपने बटुए में पैसा जमा करती है। इसके बीच अगर मैं आपको कांग्रेस के करीब अगर लिए चलूं तो कांग्रेस के करीब जाऊं तो कहीं ना कहीं जिक्र होगा कि साहब हम किसी राज्य का क्या जिक्र करें, हम क्यों ना लोकसभा का जिक्र कर लें। और लोकसभा का जब जिक्र होगा तो जी, इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा कि जिस स्थिति में चाहे हम 2009 का जिक्र करें जब कांग्रेस जीत कर सामने आती है, तो 2008 से 9 के बीच का रकम क्या होता है, 9 से 10 का रकम क्या होता है। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको बता दूं कि डोनेशन का जो रकम 2008 से 9 के बीच होता है वो भी कोई कम नहीं होता है। और तकरीबन 27 करोड़ रुपए उस वर्ष कांग्रेस जो है अपने बटुए में पैसा जमा करती है। और 9 से 10 के बीच में अगर आपको लेकर चलूं तो 84 करोड़ रुपए रकम हो जाता है। आप इस जंप को समझिए। और इस जंप के बीच आप कहां हैं? तो लोकतंत्र के महापर्व में हैं। वो लोकतंत्र का महापर्व जो पार्टियां जो है आपके ऊपर पैसा बरसा रही होती है। क्या आप ऐसे ही पार्टियों के साथ होना चाहते हैं जो पार्टियां पैसा पे पैसा बरसाए और आपका देश महान कहलाए? वो लोग जो आगे निकल कर आएंगे और आपको कहेंगे कि राष्ट्रभक्ति तो ये है, मतलब ये कि राष्ट्रभक्त अगर आपको कहलाना है तो आपको इन लोगों का समर्थन करना होगा, जिन लोगों के जरिए चुनावी वर्ष में पैसा कुछ इस कदर इकट्ठा किया जाता है जिसके दम पर आपको लोकतंत्र के महापर्व का मजा दिला सके। आपको मैं लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त बेहद करीब है और ऐसे में हर किसी की निगाहें हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेश को बचा पाएंगे। तो नहीं बचाने की स्थिति की तस्वीर क्या है साहब? समाजवादी पार्टी कौन सी स्थिति में है, आम आदमी पार्टी कौन सी स्थिति में है, और क्या समाजवादी पार्टी के पास इतना पैसा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों पर अपनी जबरदस्त प्रभाव डाल सके? तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि जिस स्थिति को लेकर 2022 का जिक्र हो रहा है, तो 2022 के ठीक पहले 2021 और 2021 के पहले 2020 तैयारी क्या कुछ है, कितने बटुआ में पैसा आ गया है। तो दरअसल 2022 का डाटा तो है नहीं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव को अगर समझना है तो आपको 2017 में मैं आपको लिए चलता हूं। 2017 वाले चुनाव के समय पे अगर समाजवादी पार्टी पर नजर डालें तो कुल मिलाकर 17 से 18 वाले टाइम में 66 लाख रुपए जो है डोनेशन के रूप में जमा होता है 17 से 18 वाले टाइम में। लेकिन चुनाव वाला समय 17 का होता है, इसलिए 16 से 17 पर भी आपको नजर डालना अहम है। और उस समय कुल मिला के 6 करोड़ रुपए। आप समझिए, चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर अपने चुनावी वर्ष से 1 साल पहले की अगर तस्वीरों पे नजर डाले तो कुल मिला के 6 करोड़ रुपए वाले पड़ाव पे है। तो इसी पड़ाव में अगर भारतीय जनता पार्टी पर नजर डाले, जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं कुल मिला के आपका 16 से 17 वाले समय में, तो 2016 से 17 वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसी चुनाव के नजर में, इसी चुनाव की तैयारी में कुल मिलाकर 532 करोड़ रुपए जमा कर लेती है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर सामने नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी पर नजर लेकर जाऊं तो कुल मिला के 16 से 17 में कुल मिलाकर 41 करोड़ रुपए बड़े आराम से डोनेशन का अमाउंट जमा कर लेती है। स्थिति क्या है? जो सबसे ज्यादा रकम जमा किया वो पार्टी अब सबसे आगे है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी
532 करोड़ रुपए से। इस स्थिति में क्या इस बात को मानकर चला जाए कि बंगाल की जो स्थिति है वो दिलचस्प है? और बंगाल का मैं जिक्र करूं उसके पहले क्या एक बार हम क्यों ना अपने 2014 के चुनाव पर नजर डाल लें, और 2014 का जिक्र हो तो फिर 2019 की क्या स्थिति बन रही है। नरेंद्र मोदी जी पहली दफा सामने आते हैं और उस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति क्या होती है साहब। तो चलिए दो पन्नों के सहारे हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो वजह थी कि 2014 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है। देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे टेलीविजन में छाए रहे, लेकिन लोकतंत्र में बटुआ किसका भारी था और कितना भारी था, इन तथ्यों पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है। तो जी, 2014 से 15 के बीच कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है 437 करोड़ रुपए जमा कर पाती है, और 2013 से 14 पर अगर नजर लेकर जाए तो 170 करोड़ रुपए 170 करोड़ रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बटुए में जमा करती है, तो ठीक इसके सामने, जी हां, 2013 से 14 में कांग्रेस के बटुए में कुल मिलाकर 59 करोड़ रुपए जमा होता है, और 2014 से 15 में 141 करोड़। जी, 2014 से 15 आप समझिए, जहां 437 करोड़ है वहां पे कांग्रेस के बटुए में कुल मिलाकर 141 करोड़ है। स्थिति आप समझिए, और चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे की जरूरत है, इस तथ्य से आप साफ समझ सकते हैं। लेकिन इन सारी स्थिति के बीच आपको मैं बिहार लेकर चलता हूं। बिहार की स्थिति क्या है? तो बिहार की स्थिति समझने के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप अलग कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस को आप अलग कर नहीं सकते हैं, और इसके साथ जो सबसे दिलचस्प रहा, आरजेडी। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों के, मैं जिक्र कर रहा हूं आरजेडी का, मैं जिक्र कर रहा हूं उस पार्टी का जिस पार्टी ने इस बार नीतीश कुमार जी के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल आप अगर नजर लेकर जाएंगे तो आरजेडी की स्थिति इन तमाम स्थिति के बीच बहुत पीछे है। डोनेशन जमा करने में, डोनेशन इकट्ठा करने में बहुत पीछे है। लेकिन आप जरा ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस ग्राफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, वो आगे ही नहीं है, वो बहुत आगे है। कांग्रेस उसके पीछे है और अन्य पार्टियां और पीछे हैं। तो इन सारे स्थिति के बीच चुनाव पे क्या असर रहा? तो आप नजर डालेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लूट कर ले गई, जीत कर ले गई नहीं साहब। और ऐसे स्थिति में मैं जिक्र करना चाहूंगा बिहार के संदर्भ में 2020 का और 2015 का। 2015 के चुनाव पर अगर आप नजर लेकर जाएं तो आरजेडी के खाते में कुल मिलाकर जो यहां पे डेटा शो हो रहा है वो 55 लाख रुपए का डोनेशन है। 55 लाख रुपए अपने खाते में आरजेडी पैसा इकट्ठा कर पाती है। लेकिन मजे की बात है कि 2014 से 15 के बीच जो डेटा है वो 0 रुपए का है, और अगले साल ठीक मतलब चुनाव के बीच कुल मिला के 55 लाख रुपए। लेकिन 2015 से 16 के बीच जब आप कांग्रेस पे नजर लेकर जाएंगे, जब आप बीजेपी पर नजर लेकर जाएंगे, तो जो रकम हमारे सामने है वो छोटा मोटा रकम नहीं है। देखिए, एक राज्य के चुनाव के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी 76 करोड़ रुपए अगर लेकर सामने नजर आती है तो आप समझ लीजिए कि प्रभाव क्या होगा। और इन सारी स्थिति के बीच कांग्रेस भी कोई पीछे नहीं है। तो आप 15 से 16 के बीच आप कांग्रेस पर नजर लेकर जाएंगे तो 20 करोड़ रुपए के सामने साथ नजर आती है। इन सारी स्थिति के बीच 2020 के बारे में आप नजर लेकर जाएं, इसके पहले 2019 का चुनाव सामने है, और अभी मैंने तो जिक्र किया कि दरअसल 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो है कुल मिलाकर 785 करोड़ रुपए के साथ आगे नजर आती है। तो इस स्थिति में अन्य पार्टियों पर तो नजर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी जिक्र हो समाजवादी पार्टी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, तो ऐसे में जरा आप समझिए कि जिस चुनाव को लेकर इस वक्त जिक्र हो रहा है, तो चुनाव तो 2012 में भी लड़ा गया उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी, उस समय सरकार में थी, लेकिन चुनाव आगे कुल मिलाकर जब 2017 में लड़ा जाता है तो वो स्थिति जो है
2017 में बनती है। 2017 से 18 के समय में 66 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के डोनेशन में। और अगर मैं आपको बताऊं 2017 से 18 भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होती है तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। इस आंकड़े में 437 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी अपने बटुए में रकम जमा करती है। इन सारी स्थिति के बाद क्या समझ में आता है? संदेश तो सिर्फ एक ही है साहब। संदेश एक ये है कि जब कभी भी किसी राज्य में चुनाव होगा तो राजनीतिक पार्टी के बटुए में पैसे ज्यादा होंगे। और इन सारी स्थिति के बीच आप कहां होंगे? तो लोकतंत्र के महापर्व के बीच। अब आप समझिए कि जिस विचारधारा को लेकर देश को बनाने की कोशिश हो रही है, उस विचारधारा के बीच किसी नेता, किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा या फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का 5 साल का एजेंडा किन पहलुओं पर ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप इस बात को मानकर चलिए कि आपका नेता कितना भी तेज तर्रार हो, आपका नेता आपके देश को कितना भी आगे ले जा रहा हो, वो नेता देश को बेशक आगे ले जाए या ना, वो अपने पार्टी को जरूर आगे लेकर जाएगा। और उसका जो ग्राफ है चुनावी मौसम में ज्यादा देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। लोकतंत्र के इस देश में गोलतंत्र के इस एपिसोड पर नजर आप यूं ही बनाए रखिएगा। जब कभी भी जुड़ेंगे तो इन तथ्यों पर जमकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।